पिछले क्लास तक हम लोगों ने अपने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी को हम लोगों ने समझा। जहाँ पे हमारा डेरिवेशन वाला काम था वो भी हम लोगों ने कर लिया। मतलब कि डेरिवेशन का मतलब हो गया, आपने देखा कि कहीं पे कुछ फॉर्मूला को प्रूव करना पड़ा मैथमेटिकली, है ना, उसको भी हम लोगों ने कर लिया। तो बेसिकली कहा यह जा सकता है अब कि हमारा जो ये चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी थ्योरी वाले पार्ट हैं, सब चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है। कुछ फॉर्मूला था उसको भी हम लोगों ने समझा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फिर से मोमेंटम, इनर्शिया, मास, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमारा पिछला वाला टॉपिक था, सब कुछ हम लोग खत्म कर चुके हैं अपना। तो आज से हमारा सिलसिला चालू होगा अपने चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स को बनाने का। और न्यूमेरिकल्स को हम लोग यहाँ पे ना दो तरीके से बनाएंगे। पहला हमारा न्यूमेरिकल्स जो इसमें हम बनाएंगे वो होगा आपके बुक के अंदर का। आपने देखा है जब आपका कहीं पे मतलब कि बीच बीच में कहीं कहीं सवाल दिया हुआ रहता है न्यूमेरिकल्स, तो यहाँ पे जो टोटल हमने 4 सवाल आज लिखे हैं, ये चारों का चारों सवाल आपके बुक के एक्सरसाइज का नहीं है बल्कि एग्जाम्पल्स का है, जो आपके बुक में दिया हुआ रहता है। अब सवाल है कि सर ये आप क्यों बता रहे हैं, एक्सरसाइज वाला क्यों नहीं बता रहे हैं? एक्सरसाइज वाला भी बताएंगे, उसमें भी जो न्यूमेरिकल्स है वो भी बताएंगे, लेकिन वहां पे पहुंचने से पहले हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम्पल में जो दिया गया है पहले उसको सॉल्व करके एक कॉन्सेप्ट तो बिल्ड कर लें कि आखिर इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा, है ना। हालांकि इसका सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन आपके बुक में दिया गया है, लेकिन मेरा एडवाइस आप लोगों से ये रहेगा कि आप बुक के सॉल्यूशन को मत देखो। सॉल्यूशन देख लोगे क्या फायदा, बनाने तो आया नहीं ना। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले सवालों को समझिए, उसके बाद हम लोग इसको कोशिश करेंगे, ठीक है ना, देखा जाए। तो इसके बाद हम लोग कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के सवाल में जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स वाले सवाल होंगे उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब कहा जाए तो सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहला सवाल हमारा इसमें क्या है, इधर हमारा 4 क्वेश्चन, उधर हम लोग सोल्यूशन बनाते हुए चलेंगे। अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स का मतलब, चलो मान लो कि आपको समझ में नहीं आया तो सिंपली आप समझिए ये फोर्स का बात कर रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लगाया जा रहा है और उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 5 kg है। चलिए इसका ना, और न्यूमेरिकल्स का सबसे खास बात ये होता है कि आप सारे के सारे लाइन को एक बार मत पढ़ो, लाइन को ब्रेक कर करके पढ़ो और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको वहां से खींच के बाहर निकालो। तो हम लोग सबसे पहला इसका सॉल्यूशन बनाते हैं और देखिए बनाने का तरीका क्या होता है। इसमें कहा गया कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 5 kg है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मास लिखो, m इक्वल्स टू 5 kg लिख सकते हैं हम लोग। m का मतलब मास सिंपली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो मास है ऑब्जेक्ट का 5 kg, ठीक है। फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे 2 सेकेंड तक फोर्स लगाया जा रहा है। तो टाइम भी हमको दिया गया यहाँ पे, टाइम कितना है, 2 सेकेंड दिया गया। आप खुद एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि ये जो हमारा बोर्ड है ना, इसका मास 5 kg है, हम इसको 2 सेकेंड तक लगातार ऐसे जो है ना फोर्स लगा रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो मास हमारा 5 kg, टाइम हमारा 2 सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया है, इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हो गया जब ऑब्जेक्ट पे जिसका मास 5 kg है, जिसका मास 5 kg है, उस पर लगातार यदि हम 2 सेकेंड तक फोर्स लगाते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड से बदल के 7 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप याद करोगे अपना मोशन चैप्टर। हमने पहले कहा था कि ये चैप्टर कंप्लीटली आपका मोशन चैप्टर से कनेक्टेड है। देखिए उसका वेलोसिटी 3 मीटर से 7 मीटर हो जा रहा है, इट मीन्स ये आपका है कौन सा, इनिशियल वेलोसिटी है आपका, और ये है आपका फाइनल वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, इनिशियल को हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते थे, तो 3 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी कितना, 7 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, और इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। पहले आप यहीं तक का काम कीजिए, बाकी देखेंगे बाद में क्या कहा गया है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बताइए कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, ठीक है, हमने लगातार 2 सेकेंड तक उसके ऊपर फोर्स लगाया,
फोर्स लगाने से उसका वेलोसिटी 3 मीटर से लेकर 7 मीटर तक चेंज हो गया। अब बताओ कि आपने जो 2 सेकंड तक लगातार उस पर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया आपने, मैग्नीट्यूड बताना यहाँ पे फोर्स का, तो वही हमको निकालना है। बेसिकली हमसे पूछा क्या गया, एफ का वैल्यू पूछा गया। चलिए इसी को हम लोग पता करेंगे। अच्छा सबसे पहले ना एफ हमको निकालने के लिए कहा, और अब सेकेंड लॉ से आप जान चुके हैं कि एफ इज इक्वल टू जो है वो एम ए होता है, ये आप जान चुके हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, फॉर्मूला में आप मास लगाएंगे, मास आपके पास है वो तो आराम से लगा देंगे आप। अब आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन, क्या आपके पास कहीं एक्सेलरेशन है, नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन को निकालने के लिए जो चीज हमको चाहिए वो दिया हुआ है। क्या चीज चाहिए एक्सेलरेशन को निकालने के लिए, v माइनस यू बाई टी, यही तो फॉर्मूला होता है इसका। तो सबसे पहले आप फोर्स मत निकालो, पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन एक बार निकल जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, आराम से फोर्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन यदि आपको निकालना है, यहाँ से हमारा काम चालू होगा। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। चलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, v कितना है बताइए, 7 माइनस यू कितना है 3, टाइम कितना आपके पास 2 सेकेंड, ठीक है। तो माइनस करो आप, कितना आएगा 4/2, यानी कि a कितना आ गया, हाँ स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि आपने एक्सेलरेशन निकाला। अब आपका एक्सेलरेशन निकल गया तो अब आराम से आपका फोर्स निकल जाएगा। तो फोर्स क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए, हाँ F इज इक्वल टू एम ए। तो मास है आपका कितना 5 इंटू एक्सेलरेशन अभी तुरंत आपने निकाला 2, तो F इज इक्वल टू 5 2 10, और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। तो फोर्स हमारा निकल गया। मतलब ये हो गया कि उस ऑब्जेक्ट पे जो हमने 2 सेकंड तक लगातार फोर्स लगाया वो फोर्स मेरा 10 न्यूटन का था, ठीक है। तो पहला काम हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया आगे, यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब देखिए, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अच्छा बस टाइम बदल दिया, पहले आप ऑब्जेक्ट पे 2 सेकंड तक फोर्स लगा रहे थे, अब कह रहा है कि अब आपको उसी ऑब्जेक्ट पे 5 सेकंड तक फोर्स लगाना है। कितना, 5 सेकंड तक फोर्स लगाना है, ठीक है। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा अब एक बात बताइए, जरा कनेक्ट यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। 2 सेकंड तक हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो उसका वेलोसिटी 3 मीटर से चेंज होके 7 मीटर चला गया। तो ऑब्वियस ये बात है, यदि हम 5 सेकंड तक फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियस ये बात है उसका वेलोसिटी और चेंज होगा। तो वही हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है कि आखिर कितना चेंज हुआ। चलिए निकालते हैं, जरा देखा जाए। देखिए सब चीज आपका सेम रहेगा, बस बदल क्या जाएगा, टाइम बदल जाएगा बस, क्योंकि अब यहाँ पे 2 सेकंड आपको फोर्स नहीं लगाना है, बल्कि अब आपको 5 सेकंड आपको फोर्स लगाना है, और आपको निकालना है इसमें फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि आपको यहाँ पे v का वैल्यू पूछा गया है, स्मॉल v का वैल्यू। देखा जाए ये कैसे बनेगा, जरा सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। ये सारा का सारा वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे टाइम के जगह पे अब हमारा क्या हो जाएगा, टाइम अब हमारा 5 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हमको निकालना है स्मॉल v का वैल्यू। देखिए तो जरा, F इज इक्वल टू एम ए। क्या इसमें कहीं भी आपको स्मॉल v दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है एक्सेलरेशन में है छुपा हुआ v माइनस यू बाई टी। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। देखा जाए ध्यान से, F इज इक्वल टू एम ए, तो F इक्वल टू एम और a का मतलब हम लोग यहाँ पे v माइनस यू बाई टी तो लिख ही सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला हमको मालूम था, हमने वही चीज लिख दिया, और a के जगह पे हमने ये पूरा फॉर्मूला इसलिए लिखा क्योंकि हमको स्मॉल v चाहिए, और स्मॉल v चाहिए तो इसके फॉर्मूला में पहले से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा चीज सेम रहेगा, बस टाइम हमारा 2 सेकंड के जगह पे 5 सेकंड हो जाएगा। तो F फोर्स, बताइए फोर्स आपने कितना निकाला था, 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन का 10 न्यूटन ही यहाँ पे रहेगा। आगे मास कितना था आपका 5 रहेगा, v कितना था आपका, v निकालना है। अब यही वाला v आप मत लिखिएगा क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया है क्या,
व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फाइनल वेलोसिटी तो कुछ और होगा ना, ज़्यादा देर तक फोर्स लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी से कुछ और होगा। तो यहाँ पे हमारा भी एक तरीके से नहीं दिया गया है, लेकिन पहले कितना वेलोसिटी था 3, तो 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना आप देना है 5। आगे बढ़िए, तो 10 इक्वल्स टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5b माइनस 15/5, इसको आप इधर लेके आओगे 50 हो जाएगा, 50 हमारा माइनस में इधर आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, कितना हो गया 65 इक्वल्स टू 5b कितना 13 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू भी। और यही चीज आपको इसमें निकालना था, एक यहाँ पे आपको ये निकालना था और एक पीछे में ये निकालना था, बस हो गया आपका आंसर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, जरा समझिए, सवाल को केवल बना लेने से काम नहीं चलेगा, इसको कनेक्ट कीजिए। कोई पूछ दिया कि ये ऐसा आखिर हुआ तो क्यों हुआ, समझिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हो गया, दो केस है हमारे पास, एक केस इधर और एक केस इधर। पहले में कहा गया कि देखो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 5 kg है, ठीक है, 2 सेकंड तक लगातार आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, और जो आपने 2 सेकंड तक फोर्स लगाया उसका वेलोसिटी शुरुआत में था 3 मीटर पर सेकंड, और फोर्स लगाने की वजह से अब वो हो गया 7 मीटर पर सेकंड। तो बताओ कि आपने फोर्स कितना लगाया, तो हमने फोर्स 10 न्यूटन का लगाया 2 सेकंड में, ठीक है। अब क्या कहा गया अब आपसे कि देखो ऑब्जेक्ट वही रहेगा 5 kg ही, ठीक है, और टाइम बस अब क्या कर दो आप 2 सेकंड फोर्स नहीं लगा के बल्कि अब आप 5 सेकंड फोर्स लगाओगे, हमने कहा ठीक है, और शुरुआत में जो उसका वेलोसिटी था वो 3 मीटर पर सेकंड ही था। तो बताओ 5 सेकंड तक आपने जो फोर्स लगाया तो 3 मीटर से उसमें कितने का बदलाव आएगा, तो बदलाव कितने का आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड का बदलाव आ जाएगा, बात खत्म। और फोर्स आपने निकाल लिया था तो फोर्स आपका 10 ही रहेगा, 10 ही न्यूटन आप लगा रहे हैं, लेकिन बदलाव कितने का हो गया 13 मीटर पर सेकंड का हो गया। ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी जो पूछा गया था आपसे। कोई दिक्कत इसमें, तो पहला वाला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे सवाल बनाते जाएंगे और मिटाते जाएंगे क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। तो आप लोग थोड़ा सा इसको फास्ट, ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेके जल्दी जल्दी आप लोग लिखते हुए भी रहिएगा। सॉल्यूशन 1 हो गया, सॉल्यूशन 2 देखा जाए। यदि आपको फॉर्मूला याद है और लॉजिक आपका मालूम है, लॉजिक मालूम है इसका मतलब हो गया जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है, यदि वो आपको मालूम है तो फिर न्यूमेरिकल्स आराम से बनेगा। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए ध्यान से। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, देखिए यहां पे कहा क्या गया, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, यानी कि किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। एक्सिलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे ना आपके पास 2 केस है, चलिए आप पहले उसको कर लीजिए। 2 केस है आपके पास, आप इसको ऐसे कर सकते हैं अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए। केस 1 आप कर सकते हैं और इधर आप केस 2 कर सकते हैं। केस 1 और केस 2, इससे आपका सवाल थोड़ा सा दोनों अलग अलग बनेगा और आसान से बन जाएगा। देखिए पहला कहा गया है कि एक्सेलरेटिंग और 2 kg मास, मतलब कि पहले में मास कितना दिया गया है 2 kg और एक्सेलरेशन कितना दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले वाले में आप ये लिख लो, मास है पहले वाले में 2 kg और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे ये क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद दूसरे वाले में क्या है, मास है 4 kg और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें अब हमारा मास हो गया 4 kg और एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब समझिए सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखिए सवाल कहना यह चाह रहा है ना कि देखो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, आप ऐसे समझिए, एक ऑब्जेक्ट इधर है और एक ऑब्जेक्ट आपका इधर है। पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg,
दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का है 4 kg। ठीक है, पहले वाले को हमने धक्का मारा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, और दूसरे वाले में हमने धक्का मारा तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो बताओ इसमें आपने कितना फोर्स लगाया और इसमें कितना फोर्स लगाया, यानी कि दोनों का अपना अलग अलग फोर्स निकालना है। और फोर्स निकालने के लिए चाहिए क्या आपको, F = ma, m भी है a भी है, m भी है a भी है, दोनों के सिंपल है, आराम से बनेगा। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। तो F = m कितना 2 × a कितना 5, तो F = 10 न्यूटन। इसमें आपका फोर्स कितना आया 10 न्यूटन आया। इसमें कर लेते हैं, m है आपका 4 × 2, F = 8 न्यूटन। साफ मालूम चल रहा है किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, ऑब्वियस ये बात है इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। तो वही इसमें पूछा गया था, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, तो कौन से ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको कम लगाना पड़ेगा। तो ये आपका बड़ा, इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, इसमें आपका कम लगेगा। अब खत्म, कोई भी देख के बता सकता है। ऐसे इस तरीके का यदि कंपैरिजन वाला सवाल आ जाए ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे बनाया जाए, तो आराम से आपका बन जाएगा। खत्म, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि एक्सीलरेटिंग a 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। आप इसमें भी लिख सकते हैं, चलिए आप यहां पे लिख लीजिए, हैंड्स एक्सीलरेटिंग a 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स हो गया। मतलब कि जिसके पास मास कितना है भाई, अच्छा सॉरी, मास 2 kg ना, जिसके पास मास 2 kg है और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसी को ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। तभी जाके इसमें आपका दिख रहा है आपको साफ, तभी 10 न्यूटन आएगा, तब उसमें 8 न्यूटन है, तो ज्यादा किस में हुआ, इसमें हुआ। हो गया, चलो कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े हम लोग। तो दूसरा भाई हमारा बन गया। तीसरा नंबर देखा जाए। अच्छा, क्या इसमें थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट मोशन चैप्टर का मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगला जो चैप्टर होगा आपका फिजिक्स का ग्रेविटेशन, उसमें ना ही कॉन्सेप्ट आपको मोशन का मिलेगा, ना ही फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का मिलेगा। वो चैप्टर सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। ठीक है, चलिए देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 3। समझेंगे, पहले ब्रेक कर करके समझेंगे, फिजिक्स का यही मतलब है। देखिए जब कहा गया इसमें, अ मोटर कार is moving with a velocity of 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied। समझिए, पहले सवाल को समझिए। एक मोटर कार है, समझो सिंपल सा एक कार है, ठीक है, एक कार है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। मतलब कि वो 1 घंटा में 108 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। मतलब इसका बहुत ज़्यादा स्पीड है, 1 घंटा में इतना तय कर लेना वो भी बहुत बड़ी बात है ना। और आज के समय में तो आप पॉपुलेशन देख रहे हो कितना ट्रैफिक होता है, और इसके बावजूद भी ये 1 घंटा में इतना ट्रैवल कर ले रहा है, तो ये पक्का हैवी ड्राइवर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने कार से 1 घंटे में 108 किलोमीटर तय कर ले रहा है, लेकिन जब ये ब्रेक मारता है ना, तो 4 ही सेकेंड में इसका गाड़ी रुक जाता है। सोचो, ये पक्का हैवी ड्राइवर है, क्योंकि इतना स्पीड और 4 सेकंड में गाड़ी को रोक देना बहुत बड़ी बात है। हालांकि 4 सेकंड में गाड़ी रुकेगा नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल्स है ना, कुछ भी आपको दे सकता है, तो आपको बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो वही कहा गया था, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। इस हिसाब से वो जा रहा है, अपना मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी है। एंड इट टेक्स
4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो जब वो ब्रेक अप्लाई करता है यानी कि ब्रेक लगाता है गाड़ी में, तो 4 ही सेकेंड में उसका गाड़ी रुक जाता है। अच्छा, क्या यहाँ पे आपको कुछ दिखा? हमको ना यहाँ पे 3 चीज दिख गया। आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, ब्रेक अप्लाई किया गया, सुनिए, गाड़ी का वेलोसिटी कितना, इतना, ब्रेक अप्लाई करेगा तो गाड़ी रुकेगा कि चलते रहेगा? रुकेगा, रेस्ट में आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसका 0। और ये जो दिया गया ये आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, यानी कि शुरुआत में इतना है, और आपको मालूम है कि ब्रेक लिख दिया और ब्रेक मारेगा तो गाड़ी को रुकना ही है, तो फाइनल कितना हो गया? 0, क्योंकि रुक गया, और इनिशियल आपका ये था, और टाइम आपके पास कितना आ गया? 4 सेकेंड। तो देख रहे हो कैसे सवाल को कुरेद कुरेद के निकालना होता है वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप इनिशियल वेलोसिटी लिखिए 108 किलोमीटर पर आवर। क्या वेलोसिटी का SI यूनिट किलोमीटर पर आवर होता है? नहीं, मीटर पर सेकंड होता है। और हमने आपको मोशन चैप्टर में बताया था कि जब भी किलोमीटर पर आवर में दिया रहे और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करो। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 इंटू 5/18 कितना आएगा? 6 बार में कटता है तो 6 5 जा 30 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, देखिए किलोमीटर पर आवर में थोड़ा सा यूनिट बड़ा होता है और वो थोड़ा सा हमारा यूनिट छोटा है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 30 मीटर वो चल जा रहा है, इसका मतलब ये भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और चूंकि ब्रेक मारेगा तो गाड़ी रुकना ही है, तो फाइनल कितना हो जाएगा इसका? सॉरी, फाइनल का मतलब स्मॉल v 0 मीटर पर सेकेंड। हालांकि मीटर पर सेकेंड नहीं लिखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। और टाइम कितना दिया गया है? 4 सेकेंड का दिया गया। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया देखा जाए। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास along with the passengers is 1000 kg। मतलब ये जो मोटर कार है ना, ये अकेला आदमी नहीं चला रहा है, इसके गाड़ी में पैसेंजर ही बैठा हुआ है। उस पैसेंजर का जो प्राण है ना हाथ में है। क्योंकि देखो इतना तगड़ा स्पीड से वो जा रहा है, अब थोड़ा सा यदि कुछ हुआ, ब्रेकर व्रेकर आया तो गाड़ी तो पलटेगा, ड्राइवर तो जाएगा, पूरा पैसेंजर भी जाएगा। तो पैसेंजर भी है भाई, तो बड़ा खतरनाक आदमी है ये। तो पैसेंजर के साथ पूरे गाड़ी का मास कितना है? 1000 kg है। ठीक है, तो मास भी आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो फिजिक्स को ना जितना आप फिजिकली देखोगे उतना इंटरेस्टिंग बनता चला जाएगा। कितना, अब तो नॉर्मल सवाल आपको समझ में आ गया। सिंपली ये क्या कहा गया है, सवाल को पकड़िए। पहले कहा गया कि देखो भाई ये कार है, चलो आप कार छोड़ो, आप बस समझ लो। पैसेंजर का बात हुआ तो बस समझ लो। मान लो कि एक बस है, उस बस में कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं, ड्राइवर है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बस को भगा रहा है। ठीक है, मतलब कि 1 घंटे में वो 108 किलोमीटर चल जा रहा है। ठीक है, और जब वो ब्रेक मारता है ना तो मात्र गाड़ी को रुकने में 4 ही सेकंड लगता है, और टोटल मास कितना है गाड़ी का पूरे लोगों के साथ मिला के? 1000 kg। बस बात खत्म। तो आपको यहाँ पे ये निकालना है कि बताओ 4 सेकंड जो गाड़ी को रुकने में लगा, ब्रेक लगा तब रुका होगा, तो जो ब्रेक है एक तरीके से ब्रेक क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है ना, तभी तो रुक रहा है। तो बताओ कि आखिर फोर्स कितना लगा? तो सिंपली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रेक के रूप में जो फोर्स लगाया गया गाड़ी को रोकने के लिए, वो फोर्स कितना लगा। तो फोर्स में आपको मालूम है कि F = ma होता है। मास तो आपके पास है, एक्सेलरेशन आपके पास नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन को निकालने के लिए जो चीज चाहिए वो सब का सब आपके पास है। तो पहले आप फोर्स को निकालने से पहले क्या निकालोगे? एक्सेलरेशन निकालोगे। तो ले निकालते हैं जरा। तो एक्सेलरेशन होता है v - u/t। तो v आपका कितना है? 0 माइनस u कितना है आपका? 30 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 4 सेकेंड। आगे बढ़िए, -30/4। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लिया जाए। इसको आप पॉइंट में मत लाओ, पॉइंट में नहीं तो पॉइंट में क्या होगा ना, फंस जाओगे। इसको आप फ्रैक्शन में रहने दो। ठीक है, इसको आप काटोगे तो कितना आएगा? 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपका 15/2, लेकिन वो माइनस में है, देखा जाए तो 7.5।
चलिए अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, एक्सेलरेशन का आंसर जो भी हो लेकिन आया माइनस में, इसका मतलब क्या है? क्या आप चैप्टर मोशन को याद करके कुछ बता सकते हैं इसको देख के? रिटार्डेशन याद आ गया। रिटार्डेशन का मतलब होता है जब एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव में आ जाए, तो नेगेटिव में हमारा आया, इसी को हम लोग रिटार्डेशन कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एक्सेलरेशन निकल गया हमारा, अब आराम से फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा। लगाइए, अब यहाँ पे आ जाइए, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो F इज इक्वल्स टू मास है आपका 1000 kg इंटू एक्सेलरेशन अभी तुरंत निकाला आपने -15/2। चलिए ये तो बड़ा सिंपल दिख रहा है, कितने बार में कटेगा भाई? 500 बार में कट जाएगा। हाँ एक बार ऐसे कर लेते हैं पहले, -75 न्यूटन। अच्छा अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ये क्या बता रहा है? फोर्स आया आपका 7500 न्यूटन लेकिन माइनस में, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है मालूम है? देखिए ये इंडिकेट क्या करता है, ये कभी कभार पूछता है एग्जाम में कि आपने जो फोर्स निकाला वो माइनस में आया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आपको बताना पड़ेगा कि देखो बस, चलिए मान लीजिए कि बस का मूवमेंट ना इधर से इधर की ओर है, बस अपना जा रहा है, बस का मूवमेंट इधर की ओर है, ठीक है। यदि बस को रोकना हो तो हमेशा फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इधर ही या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब कि फोर्स हमारा यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपका माइनस आया। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि बस का मूवमेंट आपका इधर है और आपको रोकना है इसको, तो अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये रुक पाएगा। तो इस तरीके से आपका ये नेगेटिव में आ गया, तो हो गया, बस खत्म। यही निकालना था आपको। सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, सवाल नंबर 4 बना लिया जाए। एक हमारा लास्ट सवाल नंबर 4 बच रहा है, देखा जाए इसके बारे में क्या कहा गया है। तो सवाल समझ में आ रहा है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग है सब। सवाल नंबर 4 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। पहले पढ़ते हैं सवाल नंबर 4 को और समझते हैं क्या कहा गया। और ये सवाल ना बड़ा उठपटांग दिया हुआ है, मतलब इसको आप पहली बार पढ़ोगे ना समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, देखिए जरा ध्यान से क्या कहा गया, हम आपको ब्रेक करके समझाएंगे। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? मतलब क्या हुआ इसका? चलो छोड़ो इस सब चीजों को। यहाँ पे ना m1 और m2 बात हुआ है, एक्सेलरेशन भी बात हुआ हमारा 2 बार, तो आप यहाँ पे केस 1 और केस 2 कर लीजिए, इससे आपका सवाल आराम से बन जाएगा। देखा जाए तो इधर आप लिखो पहले केस 1 और इधर आप लिख लीजिए केस 2। इससे ये होगा ना कि आप वैल्यू को अलग अलग लिख पाएंगे और आपका आराम से सवाल भी बन जाएगा। पहले देखिए फोर्स जो है वो 5 न्यूटन का है और ये 5 न्यूटन का फोर्स दोनों के लिए, m1 के लिए भी और m2 के लिए भी, तो दोनों तरफ लिख देते हैं। फोर्स है 5 न्यूटन का, ओके, और इधर भी फोर्स जो है वो हमारा 5 न्यूटन का ही है। अभी समझाएंगे, पूरा बात आपको हम समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद पहले वाले केस में जो मास है वो मेरा है m1, लेकिन कितना मास है ये दिया हुआ है क्या? वो दिया हुआ नहीं है, केवल m1 कह दिया, मतलब कुछ मास होगा अपना, तो यहाँ पे आप मास को m1 कर लीजिए, ठीक है। और इसमें मास कितना दिया गया है? m2 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, इसमें पहले वाले में एक्सेलरेशन है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें आप लिखेंगे एक्सेलरेशन, इसमें दिया हुआ है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब कितना सिंपल हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया? हाँ लास्ट में, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। समझेंगे बाद में क्या कहा गया, पहले आप यहाँ पे आइए। इसमें ना क्या कहा गया है देखो,
व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वेर टाइड टुगेदर। बोथ द मासेस मतलब कि दोनों मास को पहले क्या करो, टाइड करो, मतलब दोनों को आपस में पहले ऐड करो। सबसे पहले बताइए, दोनों मास को आप ऐड करेंगे तो क्या दोनों मास का वैल्यू दिया गया है क्या? नहीं, ये तो सिंपली m1 दे दिया, तो सिंपली m2 दे दिया, लेकिन निकाला जा सकता है क्योंकि हमारे पास फोर्स भी है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, दोनों में तो मास निकाला जा सकता है। यदि मैं आपको याद दिलाऊं कि फॉर्मूला हमारा होता है F = ma, हमको निकालना है m, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F/a m। तो यहां पे आप लगाइए जरा, मास का हो जाएगा F/a। तो चलिए, फोर्स कितना आपके पास 5 न्यूटन का है, एक्सेलरेशन आपके पास यहाँ पे 10, चलो इसको छोड़ दो, यूनिट छोड़ दीजिए, बस बात खत्म। तो मास कितना है आपके पास 1/2 लिखना चाहेंगे आप, पॉइंट में तो करना नहीं है सबसे पहली बात, चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं, इसमें छोटा सा नंबर है ना, कर सकते हैं। तो 1/2 यानी कि पॉइंट में करेंगे तो 0.05 kg। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वही आप यहाँ पे निकालो, इधर भी हमारा सेम फॉर्मूला होगा, इसमें भी हमारा फोर्स उतना ही है और इसमें लेकिन हमारा ये इतना है। तो m = ये तो हमारा 1/4 होगा और ये कितना आ जाएगा 0.25 kg। अब देखिए m1 हमारा इतना आ गया, इसको आप m1 मान लो और इसको m2 मान लो, m1 क्योंकि m1 का बात हुआ था। पहला वाले का मास आया 0.5 kg और दूसरे वाले का 0.25 kg, इन दोनों को आप ऐड करो, एडिंग m1 एंड m2 कितना आएगा 0.5 प्लस 0.25, आपके पास आ जाएगा 5 5 2 0.75 kg। ओके, दोनों का मास कितना आ गया 0.75 kg आ गया। अब क्या पूछा गया था आपसे, देखो, what acceleration would it give if both the masses were tied together। जब दोनों मास को हम आपस में जोड़ देंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए अभी फिलहाल एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग दिया गया है, लेकिन अब पूछा गया है कि दोनों का मास एक जगह पे इकट्ठा करके बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मास दोनों का आपने इकट्ठा कर दिया, फॉर्मूला आपको मालूम है F = ma होता है, फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं। फोर्स भी दिया हुआ है आपका कितना 5 न्यूटन, दोनों में 5 5 है तो दोनों में 5 हो जाएगा। मास अभी आपने निकाल लिया है। अच्छा आपको निकालना क्या है, सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो फॉर्मूला देखिए आप यहाँ पे F = ma होता है, एक्सेलरेशन चाहिए तो F/m = a। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं a = F/m, F कितना 5। अभी और तुरंत आपने मास निकाला, कितना मास निकाला आपने 0.75। आगे बढ़िए, ये हमारा हो जाएगा 5 × 100 / 75। यहाँ पे आ जाइए, हाँ इसको आप करोगे, चलो 1 मिनट कर लेते हैं पहले। 500 / 6.6666 आगे बढ़ता चला जाएगा, तो 6.6 राउंड ऑफ करके आप 7 कर सकते हैं मीटर/सेकंड², और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसके मतलब को आप समझिए, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए केस नंबर 1 और केस नंबर 2 पहले दोनों को अलग अलग समझते हैं और फिर हम लोग इसको पूरा एक बार में समझेंगे। केस नंबर 1 में कहा जा रहा है कि देखो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 0.5 kg है, ठीक है। मतलब कि देखो पहली बार जब आप इस सवाल को पढ़ोगे ना बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने आपको पहले समझाया भी नहीं, समझ में नहीं आता, अब समझाएंगे आराम से समझ में आएगा। देखिए पहले वाले केस में एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास है 0.5 kg, ओके।
0.5 kg का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस पर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और जब 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको समझिए। हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 0.25 kg है। ठीक है, इसको भी हम 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना यदि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ तो चलिए देखा जाए, एक मिनट 0.5 है और 0.10 मीटर। हाँ, आप दोनों में फोर्स बराबर लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों में आप फोर्स बराबर लगा रहे हैं, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन अलग क्यों आया, बताइए तो जरा। क्योंकि मास दोनों का अलग है। देखिए, आपने इसमें भी फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, इसमें भी 5 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 10 मीटर पर सेकेंड का। क्यों हुआ? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। 0.5 का मतलब केवल 0.5 नहीं है, 0.5 का मतलब है 0.50, लास्ट में 0 आप लगा सकते हैं, तो ये 50 एक तरीके से कह सकते हैं, और ये केवल 25 है। तो ऑब्वियस ये बात है, ये हमारा थोड़ा सा भारी है, तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, इसीलिए इसमें 10 हुआ बस। ये थोड़ा सा हमारा हल्का है, हल्का क्या, इसे डायरेक्ट आधा हल्का है, तो इसमें प्रोड्यूस हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसीलिए तो सवाल ऐसे भी कभी कभार पूछा जा सकता है घुमा के। तो ये हो गया हमारा। अब कहा गया कि जब दोनों के मास को ऐड कर देंगे और फोर्स हम 5 न्यूटन का ही लगाएंगे, यानी कि इसके मास को भी इसके मास को हमने ऐड कर दिया, और फोर्स हम अभी भी कितना लगा रहे हैं, 5 ही न्यूटन का लगा रहे हैं, तो बताओ अब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने दोनों के मास को ऐड किया, दोनों के मास को ऐड किया मतलब हमारा ऑब्जेक्ट और क्या हो गया, भारी हो गया, और भारी हो गया तो और ज्यादा वो मूव करेगा, स्पीड या कम, कम, इसीलिए कितना आया आपका 6.67 आया। देखो ये तो 10 से भी छोटा है और 20 से छोटा है ही, इसलिए कम आया क्योंकि दोनों के मास को आपने ऐड कर दिया है, और ऐड करके धक्का मारोगे तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे मूव करेगा, क्योंकि दोनों मास उसमें इंक्लूड है। इस तरीके से आपका ये वाला भी सवाल कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और इस तरीके से हम लोगों ने आज अपने चैप्टर के 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। हालांकि अभी हमारा 2-3 क्लास है जो कि न्यूमेरिकल्स को बनाने का ही सिलसिला चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा ये चैप्टर आपका जो न्यूमेरिकल्स वाला बेस्ड है, खास करके न्यूमेरिकल्स, जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो आपने बना लेना है, अब बना लीजिएगा, नोट्स आपके पास है, सारा कुछ हमने जो बोर्ड पे लिखा था सब कुछ आप लोगों के पास है, दोनों के पास, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सभी के पास सारा चीज़ हमने दे दिया आप लोगों को। और जहाँ तक बात है न्यूमेरिकल्स का, तो न्यूमेरिकल्स हम पूरा आपको एक एक करके समझाते हुए चलेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। आई होप आप लोगों को समझ में आया। कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोगों को डाउट इसमें, चलो तो कोई डाउट नहीं है तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में कुछ और सवाल के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने टोटल न्यूमेरिकल्स 4 सॉल्व किए थे, और 4 के बाद आज हमारे पास 2 और न्यूमेरिकल्स हैं, इसको भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। एक बात यहाँ पे हम बताना भूल गए थे, आप लोग इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। हमारा जो चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पुराने वाले एनसीईआरटी बुक में हुआ करता है, ठीक है ना। और नया वाला जो आपके पास यदि एनसीईआरटी बुक है तो उसमें ये टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा पहले एनसीईआरटी में एक टॉपिक हुआ करता था, लेकिन वो इस बार आपके सिलेबस से, इस बार नहीं मतलब पूरा अब हटा ही दिया गया है उसको। तो हटा दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके क्लास में या फिर आपके स्कूल में पुराना वाला बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाई हुआ है तो फिर आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ध्यान से समझना पड़ेगा, और यदि नहीं हुआ है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। और चूंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पढ़ाया है, इसीलिए हमने उसका एक सवाल भी यहाँ पे लिख रखा है, ताकि आपने जो पढ़ा है उसको आप रिलेट कर पाए। हालांकि यदि आपके बुक में या फिर आपके स्कूल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाई नहीं हुआ है तो फिर आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन फिर आपके लिए नहीं है, ओके। तो ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले हर कोई इस बात का ध्यान में रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे ये कि नए वाले बुक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक आपका नहीं है, और यदि आपके स्कूल में नए वाले बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई हो रहा है तो फिर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को छोड़ दीजिएगा। उसका सवाल हमारा ये सवाल नंबर 6 है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और यदि जिसके स्कूल में पुराना वाले बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाई हुआ है और पुराने वाले बुक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है तो उसको आप ध्यान से पहले समझेंगे भी, और इस सवाल को भी आप पहले अच्छी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखा जाए,
हाँ, कल हम लोग 4 सवाल सॉल्व किए थे, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 5 और ये 6। और ये सब का सब सवाल जो हम दे रहे हैं, ये सब का सब सवाल आपके एनसीईआरटी बुक के जो अंदर होता है, कुछ एग्जाम्पल का है, कुछ हालांकि सब तो एग्जाम्पल का ही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास से यानी कि कल हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को, और एक्सरसाइज में केवल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो आपने यहाँ पे जान ही लिया है। शुरू किया जाए। सबसे पहले देखिए, ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत सावधानी से इसको देखिएगा। क्या कहा गया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब हो गया वीटी ग्राफ। याद कीजिए, वीटी ग्राफ और डीटी ग्राफ, दो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हम लोगों ने अपने मोशन चैप्टर में पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा आपने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें हमारा कुछ नया बात नहीं होने वाला है, आराम से हम लोग समझ लेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन द ग्राफ। मतलब कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ किस चीज का है? अच्छा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये समझिए कि ग्राफ का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? किसी भी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ पहले समझिए। अभी आपको ग्राफ बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। एक लाइन और नीचे लिखा गया, पहले इसको समझिए। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। इसका मतलब ऐसे समझिए आप, एक लंबा सा टेबल है, उस लंबे से टेबल पे एक हमारा 20 ग्राम का बॉल है, ठीक है, उसको हम रोल कर रहे हैं टेबल पे। तो उस बॉल को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाएगा टेबल, वही बात कहा गया है। और इसी चीज को ग्राफ के रूप में आपके यहाँ पे ऐसे दर्शा दिया गया है। तो ग्राफ यदि आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो इसको आप फिलहाल अभी छोड़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले आप समझ लीजिए। वही कह रहा था, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन द ग्राफ। हाउ मच डज फोर्स द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। अब आप खुद समझिए ना, एक हमारे पास लंबा सा टेबल है, उसके ऊपर आप एक 20 ग्राम का बॉल ऐसे आपने रोल कर दिया, ऑब्वियस ये बात है एक समय पे जाके वो रुक जाएगा। तो उसको रोकने के लिए टेबल ने क्या किया? फोर्स लगाया। और वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो कितना फोर्स लगाया वही हमको इसमें निकालना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आइए, सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 5। सबसे पहले मास बताइए है कितना? 20 ग्राम है, और मास का एसआई यूनिट ग्राम नहीं होता है, केजी होता है। तो आप इसको कितने से? 1000 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका केजी में आ जाएगा। अभी इसको कुछ मत कीजिए, रहने दीजिए उतना, क्योंकि आगे हमारा काम हो जाएगा, कट जाएगा तो आराम से काम हो जाएगा। तो ये हमारा मास निकल गया। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा ध्यान से, बॉल रोल कर रहा है और बाद में जाके वो रुक जाएगा, क्योंकि टेबल उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा तो वो जाके बाद में रुक जाएगा। तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी उसका हो जाएगा 0। लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो आपको ग्राफ से निकालना पड़ेगा। देखिए, इधर है आपका वेलोसिटी और इधर आपका टाइम, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। समस्या क्या है? आपका जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में ना देके आपके ग्राफ में सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना है वेलोसिटी आपका? 25 है, 25 है, 25 ही है ना आपके बुक में, एक बार देख लीजिए जरा उसको ग्राफ में। u है आपका 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 है तो 20। अच्छा, वही तुमको डाउट हो रहा था, खैर कोई बात नहीं, आप इसको 20 कर लीजिए। ट्वेंटी कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब सही हो गया। तो मास है बॉल का 20 ग्राम, इसका फाइनल वेलोसिटी बाद में 0 हो जाएगा जब टेबल उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा के उसको रोक देगा। और इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि शुरुआत में भी फिलहाल वो इस गति से रोल कर रहा है। इसको आप पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। देखिए जरा ध्यान से, सेंटीमीटर में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा अब 20, ऐसे लिख लो डायरेक्ट
20/100 मीटर पर सेकेंड। बस कुछ नहीं करना था, सेंटीमीटर में था, 100 से आपने डिवाइड कर दिया, वो आपका मीटर पर सेकेंड में आ गया। बस हम क्या करना चाह रहे हैं, बस इसको अपने SI यूनिट में लिखना चाह रहे हैं ताकि हमारा आसान सवाल बन जाए आगे का आराम से। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया है भाई। अच्छा, आपके पास टाइम भी है, कितना है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे आप टाइम भी लिख दीजिए 10 सेकेंड। तो ये इस ग्राफ से हम लोगों ने दो वैल्यू निकाला, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक टाइम। बाकी मास तो दिया हुआ था और हमने अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा के फाइनल वेलोसिटी भी इसका निकाल लिया। अब हमको निकालना है ये कि टेबल उस बॉल पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। तो फोर्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे F = ma, लेकिन आपके पास मास तो है लेकिन A नहीं है, लेकिन A निकालने के लिए जो चीज चाहिए वो आपके पास है। ठीक है, तो आप पहले वो निकाल लीजिए। तो एक्सेलरेशन आप बेसिकली निकालने जा रहे हैं, तो V - U/T होता है। चलिए इसके आगे काम करते हैं। V है आपका 0 माइनस U है आपका 20/100 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना आपके पास 10 सेकेंड। आगे बढ़िए, इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो ये हमारा -20/100 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो A = -20/100 और ये 100 हमारा नीचे आ जाएगा तो इंटू 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो A = एक काम कर लो आप, इसको यहाँ पे काट लो डायरेक्ट, तो 0 से 0 कैंसिल हमारा हो जाएगा और ये हमारा कितना 50, यानी कि -1/50। तो A = -1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी भी इसको पॉइंट में मत लाइए क्योंकि हमको निकालना है फोर्स। फोर्स में इसका काम हम लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आपने एक्सेलरेशन भी निकाल दिया, अब निकालते हैं इसका हम लोग फोर्स। ठीक है, और फोर्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे F = ma। m आपके पास है 20/1000 इंटू एक्सेलरेशन है आपके पास -1/50। ओके, तो F = चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 से ये कितने बार में होगा 500 बार में। तो आपके पास ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, लेकिन -1 है आपके पास, तो -1/2500। 1 2, अच्छा 1 मिनट, 2 ही 0 है ना, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। 1 मिनट देख लीजिए थोड़ा। -1/50 और यहाँ पे आपके पास 20 बाई इतना आया। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं आ रहा हमको इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो -1/2500। ठीक है, और अभी फिलहाल ये आपका है किसमें, चलो अभी यार इसको सॉल्व कर लो। F = चलो इसको ना डिवाइड ही कर लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आ जाओ। 1 को आप डिवाइड करोगे 2500 से, तो पहली बात तो 0 पॉइंट आप देंगे, 0 नहीं लगेगा, फिर 0, फिर यहाँ पे 0, फिर 0, फिर 0, फिर भी नहीं लगेगा, फिर 0 और फिर यहाँ पे 0। अब ये हमारा 4 टाइम्स लग जाएगा, वो पूरा कर जाएगा ना, तो पूरा कैंसिल हमारा हो गया। इट मीन्स आपके सामने आंसर आ गया, बिठाते हैं इसको 0.0004 न्यूटन, लेकिन ये हमारा माइनस में आंसर आएगा। यही हो गया आपका फोर्स। अब सवाल है कि सर इसका मतलब थोड़ा समझाइए। चलिए आप समझते हैं, आपने न्यूमेरिकल्स बना तो लिया, लेकिन इसका मतलब समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए सबसे पहले इस ग्राफ को ना आप थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दीजिए, छोड़िए इसको, समझिए पहले यहाँ पे क्या है। बॉल का मास है 20 ग्राम, बॉल का फाइनल वेलोसिटी है 0, क्योंकि लास्ट में जाके उसको रुक ही जाना है तो 0 हो गया उसका, और इनिशियल वेलोसिटी है हमारा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये हमने निकाला अपने ग्राफ से। ठीक है, और टाइम भी निकाला हमने अपने ग्राफ से। अब आपको चाहिए था फोर्स कि आखिर टेबल
उस बॉल पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा कि उस बॉल को वो रोक देगा। तो हमारा कितना आ गया, -0.0004 न्यूटन। ये बहुत कम फोर्स है, बहुत कम फोर्स, मतलब ना के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि बॉल अच्छा खासा दूर रोल कर जाएगा, उसके बाद जाके वो आराम से रुक जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर फोर्स आपका फोर हमारा माइनस में क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हमारा बॉल मूव कर रहा है इधर से उधर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है इसका, और फोर्स लगा रहा है इधर की ओर, यानी कि बॉल इधर जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा नेगेटिव लगा, इसीलिए हमारा आंसर इसका नेगेटिव में आया। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरीके से आपका ये वाला सवाल सॉल्व हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले टॉपिक से सवाल ले लेते हैं। हालांकि हमने ये एक सवाल जानबूझ के इसलिए लिया है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नए वाले बुक में इस बार हटा दिया गया है, और मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप सभी के बुक में नया वाला बुक ही चल रहा होगा। तो एक सवाल फिर भी इसका हम लोग बना लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। इसके बाद हम लोग अपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 6, और सॉल्यूशन नंबर 6 आपका कंप्लीटली बनेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब याद कीजिए, लास्ट वाला फॉर्मूला m1 u1 प्लस m2 u2, और दूसरा वाला क्या था हमारा m1 v1 प्लस m2 v2, उसी सवाल पे हमारा उसी फॉर्मूला पे बनेगा। तो यहाँ पे हमको दो कंडीशन पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए क्या कहा गया है, अ बुलेट of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kg with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ इसका पहले समझिए, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। देखिए कहा यह जा रहा है कि एक बंदूक है, उस बंदूक का जो मास है वो 6 kg है, ठीक है, और उस बंदूक के अंदर एक बुलेट है, यानी कि छोटा सा गोली है, उसका मास है 10 ग्राम। 10 ग्राम उसको फायर किया जाता है, और जब फायर किया जाता है तो गोली जो हमारा बुलेट है वो 300 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भागता है। तो अब यहाँ पे आपने पढ़ा था न्यूटन के थर्ड लॉ में, हमने एग्जाम्पल ही बंदूक का ही दिया था कि यदि हमारा बंदूक का जो छोटा सा गोली होता है, जिस रफ्तार से वो आगे की ओर भागेगा उतने ही रफ्तार से हमारा बंदूक भी पीछे की ओर झटका मारता है। इसका मतलब कह रहा है कि बंदूक का आप वेलोसिटी बताओ कि वो कितने वेलोसिटी के साथ पीछे झटका मारेगा। तो हमको यहाँ पे वेलोसिटी गोली का नहीं निकालना है, उसका तो दिया हुआ है, हमको निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी किसका, बंदूक का, कि बंदूक कितने जोर से पीछे भागेगा, तो वही हमको इसमें निकालना है। तो यहाँ पे हमारा दो केस बनता था, याद कीजिए, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। वो तो हमने कोलिजन का एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए, लेकिन क्या यहाँ पे भी कोलिजन का एग्जाम्पल लेंगे? नहीं, यहाँ पे ले लेंगे बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग, ठीक है ना। चलिए तो दो केस हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। एक केस आप बनाएंगे इधर बिफोर फायरिंग, और दूसरा केस आप लोग इधर बनाएंगे हाँ आफ्टर फायरिंग। और देखिए इस तरीके से सवाल कितना आसान तरीके से आपका बन जाएगा, बहुत सिंपल से बनेगा। और इसमें वैल्यू ना बहुत कुछ आपको नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत कुछ वैल्यू आपको अपने से निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जरा समझिएगा इसको गहराई से, ठीक है, क्या कहा गया इसमें। सबसे पहले तो हमारे पास एक बंदूक है और एक छोटा सा उसके अंदर गोली है। तो पहले आप चलिए हम कोशिश करते हैं छोटा सा बंदूक बनाने की। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा बंदूक है, ठीक है, और बंदूक के अंदर ये हमारा छोटा सा बुलेट है। ये छोटा सा हमारा क्या है, बुलेट है, मतलब कि गोली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कब का बात हो रहा है, बिफोर फायरिंग का। अच्छा, फायरिंग करने से पहले इसका मतलब है कि आप बंदूक के अंदर बुलेट को डाल के रखते हो,
जैसे बोलता है फायर, तब फायर करते हैं ना, वो तो पहले इसमें लोड किया हुआ है। अब क्या होगा, हमारा बंदूक का गोली भाग रहा होगा, तो वैसा एक बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे आफ्टर फायरिंग के लिए। चलिए, और अब हमारा इस बार फायर कर दिया गया है, तो ये हमारा बाहर निकल गया है। तो गोली था हमारा वो बाहर निकल गया है। ओके, फायर कर दिया गया। चलिए अब जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से, बिफोर फायरिंग में सबसे पहले आप समझिए, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट का मास 10 ग्राम है, तो क्या कभी मास बदलता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, बुलेट के मास को, अच्छा ये जो हमारा बुलेट है ना, इसका आप मास मान लो m1, ठीक है, और कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका भी कितना होगा, ये भी हमारा m1 ही होगा, ये भी हमारा 10 ग्राम होगा। एक बार देख लीजिए, वो कैमरा में दिख रहा है क्या, लास्ट वाला 10 ग्राम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बुलेट का मास 10 ग्राम है, इसका भी तो उसका भी, क्योंकि बदलेगा नहीं, तो दोनों का सेम रहेगा। और बंदूक का मास कितना है, 6 kg, तो इसका मान लेते हैं कितना, m2 6 kg, तो ये भी हमारा क्या होगा, m2 हो जाएगा 6 kg। ओके, अब इसमें हम लोग पहले क्या करते थे, u1 और u2 निकालते थे, और उसमें v1 और v2 निकालते थे। चलिए वही कर लेते हैं हम लोग इसमें। एक बात बताइए, सबसे पहले तो इसमें बिफोर फायरिंग मतलब कि फायर नहीं किया गया है अभी तक। जब फायर किया ही नहीं गया, इसका मतलब मेरा बुलेट भी रेस्ट में है और मेरा बंदूक भी रेस्ट में है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा u1 का वैल्यू भी 0 होगा और v1 का u2 का वैल्यू भी 0 ही होगा। अब यहाँ पे आप क्या मानोगे, u1 जो वेलोसिटी है वो हमारा किसका है, बुलेट का, और u2 जो वेलोसिटी है वो हमारा बंदूक का वेलोसिटी है, क्योंकि बंदूक से गोली मारेंगे तो बंदूक पीछे पे तो झटका मारेगा ना, उसका हमने u2 मान लिया। ओके, आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी सकते हैं कि ये हमारा हो गया किसके लिए, बुलेट के लिए, और ये हो गया हमारा गन के लिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। अब उस वाले में जरा देखिए क्या कहा गया उसमें, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, हमने लिख भी दिया 10 ग्राम, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg, वो भी हमने लिख दिया, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि जब फायर किया गया तो जो बुलेट भागा हमारा वो 300 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से भागा। तो जब भागा होगा तो वो किसका दिया गया, बुलेट का दिया गया। तो इसको आप क्या मानोगे, इसको आप मानोगे v1, और कितना v1 है, 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको आप क्या मानोगे, v2 मानोगे, वही तो आपको निकालना है। आगे वही तो कहा गया था, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन का आप ज़्यादा मतलब मत समझिए, सिंपली ये कह रहा है कि जब बंदूक को छोड़ा जाएगा, तो जब बंदूक हमारा भाग रहा है, यानी कि जो हमारा छोटा सा बुलेट है गोली, वो 300 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से भाग रहा है, तो बताइए कि बंदूक आपका कितना पीछे झटका मारेगा। बेसिकली आपसे v2 का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि इस बंदूक का वेलोसिटी पूछ रहा है कि कितने झटका के साथ पीछे झटका मारेगा। बंदूक बुलेट आगे भागेगा तो बंदूक हमारा पीछे झटका मारेगा, तो इसका बेसिकली हमको निकालना है। तो अब तो हमारा बड़ा आसान है निकालना, आराम से निकल जाएगा। चलिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ा सा आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। जरा एक बात बताइए हमको इसमें, कोई बात नहीं चलिए बाद में बता सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ खास बात है नहीं, आप जानते हैं सब कुछ। इसमें यदि हम लोग मोमेंटम निकालना चाहेंगे तो क्या निकालेंगे, मोमेंटम, मतलब अब मोमेंटम मत लिखिए, आप मोमेंटा लिखिए, और चूंकि बिफोर फायरिंग का है तो आप क्या कह सकते हैं, इसको इनिशियल मोमेंटा कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप निकालिए इनिशियल मोमेंटा। इनिशियल मोमेंटा पहले आप इसका निकाल लीजिए, क्या फॉर्मूला होता था, m1 u1 प्लस m2 u2,
बस आप वैल्यू पुट कीजिए। अब m1 क्या माना आपने 10 ग्राम। अच्छा इसको आप केजी में करो पहले, 10/1000 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 10/1000, अभी हमारा केजी में है। इनटू u1 का वैल्यू कितना 0 प्लस m2 6 इनटू u2 वो भी 0। तो अब जरा देखा जाए इस पूरे में आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और इसके भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 0, यानी कि हमारा कितना आ गया 0 आ गया। मोमेंटम क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा मोमेंटम हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब याद कीजिए तो आप जरा एक हमारा टॉपिक मोमेंटम, और कब का टॉपिक याद कीजिएगा आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नहीं, उसके पहले जो हमने सेकेंड लॉ में पढ़ाया था आपको। हमने क्या कहा था, यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टॉप में है, स्टेशनरी है, तो उसका मोमेंटम क्या होता है 0 होता है। उसमें हमने एक पॉइंट भी लिखाया था, याद कीजिएगा, रेस्ट बॉडी डज नॉट पोजेसेस मोमेंटम, इस तरीके से हमने लिखवाया था। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका वेलोसिटी 0 होता है, और वेलोसिटी 0 मतलब मोमेंटम 0। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताइए, एम भी। जब वेलोसिटी ही 0 है, मास में आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो पी यानी कि मोमेंटम भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इसमें मोमेंट, और इसमें वेलोसिटी है ही नहीं, रेस्ट में अभी फायर नहीं किया गया, इसीलिए मोमेंटम क्या आ गया 0 आ गया। तो देख रहे हो जो चीज़ आपने पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे बात किया जा रहा है, कुछ अलग से नहीं बात किया जा रहा है। और ये क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा ये चीज़ नहीं बैठता है, सही बिल्कुल बैठता है भाई। आगे बढ़ते हैं फिर, लेकिन इसमें मोमेंटम तो होगा, क्योंकि ये हमारा बंदूक भी मोशन में है, और उसका जो वो बुलेट है वो भी मोशन में, क्योंकि फायर कर दिया गया है। देखा जाए इसमें हमारा फॉर्मूला होता था फाइनल, इसमें हम लोग लिखेंगे फाइनल मोमेंटम। मोमेंटा हमारा जो है वो मोमेंटम का प्लूरल होता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमारा फॉर्मूला होता था m1 v1 m2 v2। बस आप वैल्यू पुट कीजिए। अब m1 का मतलब कितना, तो 10/1000 kg में आ जाएगा। अब तो ये हमारा हो गया 10/1000 इनटू v1 कितना है आपका 300 मीटर पर सेकेंड, ओके, प्लस m2 कितना है आपका 6 kg इंटू v2 कितना है, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है हमको। चलिए आगे बढ़े हम लोग, देखा जाए अब यहाँ पे ध्यान से। तो 1020 कैंसिल, 10 फिर से 10 कैंसिल, तो नीचे में कुछ नहीं बचा, केवल ऊपर में 3 प्लस 6 v2 मल्टीप्लाई में है, तो हमने v2 मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें अब अभी आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारा फाइनल मोमेंटा, सॉरी इनिशियल मोमेंटा और फाइनल मोमेंटा दोनों हमारा इक्वल होता था। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। अब तो यहाँ पे आप लिखेंगे, चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा रेड से बना देते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, को शॉर्ट में MOM लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो हमारा दोनों बराबर होता था, ये बराबर होगा 3 + 6 v2 के, इसमें तो कोई समस्या नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा अभी 3 प्लस में धराएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3/6 = v2 हो जाएगा। कितना होगा भाई -1/2 = v2 -0.5 मीटर पर सेकेंड = v2। और v2 मतलब किसका वेलोसिटी था, ये बंदूक का वेलोसिटी था, गन का था। चलिए अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझ जाइए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब फायर किया गया तो बुलेट, गोली जो था हमारा, वो आगे की ओर भागा, भागने का उसका रफ्तार था 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा बंदूक है, जो गन है, वो पीछे की ओर भागा, यानी कि पीछे झटका मारा
0.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। लेकिन सवाल है कि सर इसमें माइनस क्यों आया? क्योंकि पीछे की ओर भाग रहा है, मतलब कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हमारा भाग रहा है। आप खुद सोचो ना, बुलेट आपका गया इधर, आपने फायर भी इधर भी किया, यानी कि आपने फायर इधर ही किया, तो बुलेट भी आपका इधर ही भागा, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लेकिन ये बैकवर्ड तरफ आपका बंदूक झटका मार रहा है आपको, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए आपका यहाँ पे नेगेटिव आया है। अच्छा, आपने तो यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ा था कि सर जिस रफ्तार के साथ हमारा बुलेट आगे भागेगा उसी रफ्तार के साथ हमारा बंदूक भी पीछे भागेगा, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो यही कहता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फिर सर ये भाग रहा है 300 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन ये 0.5 मीटर के पर सेकंड के हिसाब से क्यों भाग रहा है? इसको भी इतना के हिसाब से ही भागना चाहिए था। तो याद कीजिए, यहाँ पे हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था मास का भी बताया था। हालांकि न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें लागू होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका मास भी एक बड़ा फैक्टर है। इसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा होने की वजह से भारी है, और भारी है तो वो थोड़ा सा कम ही पीछे मुड़ पाए, मतलब कि पीछे कम ही झटका मार पाएगा, इसीलिए इसमें होता है। तो कई बार सवाल में, हालांकि आपका आंसर आ गया, यही आपसे पूछा गया था और ये आपका आंसर आ गया, लेकिन सवाल में अब थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए क्या कहेगा? घुमाने के लिए कहेगा कि देखो आपने थर्ड लॉ में ये पढ़ा है कि जितना रफ्तार से हमारा कोई चीज़ आगे भागेगा उतने ही रफ्तार से हमारा कोई चीज़ पीछे भी भागेगा, क्योंकि थर्ड लॉ तो ये कहता है हमारा। लेकिन फिर इसका आंसर जो है वो 0.5 क्यों आया? और उसका जो बुलेट का रफ्तार है वो 300 मीटर पर सेकंड है। सोचो, जबकि वो कितना है और ये कितना कम है, ऐसा क्यों हुआ? तो अब यहाँ पे आप बताएंगे कि सर जी देखिए, इसमें एक हमारा मास भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मास इसका ज़्यादा है, यानी कि भारी ज़्यादा है, इसीलिए झटका थोड़ा सा कम मारेगा। और उसका मास देखो कितना कम है, कितना कम, मतलब 10 ग्राम है, बस ग्राम। और 10 ग्राम का मतलब कितना बताएं आपको हम? चलो आप ये मार्कर समझ लो, हालांकि ये मार्कर भी 10 ग्राम से बेसी ही है। हालांकि एक्चुअल जो बुलेट होता है ना वो 10 ग्राम का नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए कहा गया था। खैर, तो आपको दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये भी आपका सवाल यहाँ पे बन गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो जिसके बुक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक है वो बच्चे इस वाले सवाल को बहुत ही सावधानी से समझेंगे और इसको आराम से आप इसको पहले बनाया भी लेंगे। और जिसके बुक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला सवाल नहीं है, टॉपिक भी नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा अंदर वाला सारा एक तरीके से कहा जाए तो बन गया हमारा सवाल। हालांकि और भी सवाल था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, लेकिन कई सारे बुक में, यानी कि जिसके पास में नया वाला बुक होगा उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हट गया है, तो हम यहाँ पे एक ही सवाल बता दिए हैं आपको। हालांकि अब इसी प्रकार का सवाल यदि आएगा तो आप ऐसे कोशिश कीजिएगा बनाने का। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले क्लास में इसके एक्सरसाइज वाले सवाल पे, क्योंकि एक्सरसाइज में सवाल भी पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स उसमें भी है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।